जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, इसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी की 14 क्लासें करा दी हैं और ये हिंदी की हमारी 15वीं नंबर की क्लास है, जो कि हम अपने इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को कराने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। यानी कि जो भी जानकारी मिलेगी आपको सीटेट से संबंधित, ठीक है, तो वो जानकारी आपको मिल सके और हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारा एक क्या प्लान है और उस प्लान के मुताबिक ही देखो, कोई भी कार्य करना चाहिए तो कार्य करने से पहले एक हमको प्लान बनाना चाहिए। तो हमने जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सीटेट के लिए, जो सीटेट दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, तो मेरा ये प्लान है आप लोगों के लिए। हमने टारगेट रखा हुआ है 1 से 20 प्लस नंबर का। बिल्कुल बात सही है, 1 से 20 प्लस नंबर का हमने ये टारगेट रखा हुआ है। और ये टारगेट आप लोग कवर कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि हमने टारगेट रख दिया और टारगेट पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। टारगेट तभी कवर होगा जब हम उस पर काम करेंगे। बगैर काम किए हुए हमारा टारगेट तो नहीं पूरा होगा। तो हम आखिर काम करेंगे तो काम करेंगे कैसे? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से यूथ के प्रैक्टिस सेट, हालांकि आप लोगों ने ले लिए होंगे, मुझे मालूम है। काफ़ी दिनों से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अभी कुछ दिन बीच में हमारी तबीयत सही नहीं हो पाने के कारण प्रैक्टिस सेट अभी थोड़ा बंद था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको ये कंटिन्यू मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ गए होंगे, यूथ का प्रैक्टिस सेट। तो उस यूथ के प्रैक्टिस सेट में अभी तक सीटेट ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, तो उन में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन क्वेश्चन पेपरों को आप लोग घर पे लगाइएगा और वही क्वेश्चन पेपर हम अपने इस क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन कराएंगे। इससे क्या होगा, उसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, तो उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका डबल रिवीजन होगा। और जब आप इस तरह से ये करते रहेंगे तो जो देखो, सीटेट में क्या होता है, सीटेट में वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के वो रखता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई नए क्वेश्चन, हालांकि 1-2 क्वेश्चन नए भी डालेगा, लेकिन जो हम ऑप्शन बताएंगे 4 ऑप्शन में भी वही जो नए क्वेश्चन वही मिल जाएंगे, ठीक है। तो 14 क्लासें हो चुकी हैं सीटेट हिंदी की हमारी, और ये 15वीं नंबर की क्लास है। तो ये 15वीं नंबर की क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, आइएगा देखते हैं। भाषा और लिपि के बीच। देखो, आज की क्लास में हमने कुछ टेट के क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ सीटेट के क्वेश्चन भी लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट का, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे लगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, टेट वाले भी और सीटेट वाले भी। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हम सीटेट वाले क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे थे, लेकिन आज की क्लास में हम टेट और सीटेट दोनों मिक्स हमने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बीच में कुछ हम और एक इम्पोर्टेंट है आपको बात बताएंगे। इससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन कर लें, उस क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को हम ये इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइएगा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा और लिपि के बीच, भाषा और लिपि के बीच ए ऑप्शन एक निश्चित संबंध होता है, बी कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, सी एक तार्किक संबंध होता है, और डी कोई संबंध होता ही नहीं है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन हमने आपको बता दिए, फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आइएगा दोस्तों, फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे। तो भाषा और लिपि के बीच हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक।
हालांकि संबंध होता है लेकिन कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्या एक निश्चित संबंध होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और एक तार्किक संबंध होता है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन कोई संबंध होता ही नहीं है, ये भी गलत है। संबंध होता है लेकिन कोई एक निश्चित संबंध नहीं होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे। तो ये भाषा का कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी क्लास से आप लोगों को मिल जाएंगे देखने के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ए ऑप्शन आत्मकथा, बी संस्मरण, सी एकांकी और डी जीवनी। ठीक, यानी कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। फटाफट दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी, यानी कि साहित्य में एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन किरदारों को सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भावानुकूल ध्वनि का उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन मौन पठन, बी बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, सी बोल बोल कर पढ़ना और डी द्रुत गति से पठन करना। डी द्रुत गति से पठन करना। फटाफट दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी जो झिझक है उसको समाप्त करना। ठीक, आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। ठीक है, रमेश तो कितनी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह सामान्य बातचीत में तो ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः है डैश से ग्रस्त है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसफिजिया। दोस्तों इसमें जो रोग दिए होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो रोग होते हैं, उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के उसने पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका हमारा जो डिसलेक्सिया है, यानी कि जो पढ़ने लिखने संबंधित जो कठिनाई होती है बच्चों को, वो डिसलेक्सिया एक रोग होता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है। क्वेश्चन कह रहा है, हमने ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है। जो वाक्य में जो चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बी बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, सी बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना और डी बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। फटाफट दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या है इसका आंसर, आप लोग बताइएगा।
तो बहुत ही सरल आंसर है इसका, जो सबसे बड़ा भाई हमारा आंसर। आप ये ट्रिक भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में जो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ए ध्वनि साम्य विधि। देखो जितने भी ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चनों में आप लोग थोड़ा संभल के कीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चनों विशेषकर, क्योंकि ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जब तक आप इन क्वेश्चनों को करते हैं और करते करते जैसे ही पूरा हल करते हुए जाते हैं, तब तक अंत में आपको पता चलता है कि हम जो नहीं वाला वर्ड है वो भूल जाते हैं और पॉजिटिव में हम चले जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, वो पॉजिटिव न पूछ करके वो नेगेटिव आप लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ए ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि, बी अनुध्वनि विधि, सी व्याख्या विधि और डी समवेत पाठ विधि। बताइएगा दोस्तों फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, वाचन, तो ध्वनि साम विधि, अनुध्वनि या संवेद पाठ विधि, ये तीनों कैसी हैं? ये वाचन शिक्षण विधि हैं। लेकिन जो व्याख्या विधि है वो वाचन शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, डी मधुर वाणी। डी मधुर वाणी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपको कुछ समझ में ना आए, तो अब जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे, ये करने का तरीका है। तो जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे आप उस पर टिक लगा सकते हैं और आपका ये आप ऐसे समझो 95% ये क्वेश्चन आपका सही होगा। कितना? 95%। तो फटाफट ए ऑप्शन बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग और डी मधुर वाणी। फटाफट दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका हमारा आंसर है ए। क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन क्या है? ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी सामूहिक वाचन और डी पाठ्य पुस्तक वाचन। कौन सा वाचन सबसे उपयुक्त है आप लोग बताइएगा फटाफट। सस्वर वाचन का अभ्यास, तो सबसे जाहिर सी बात है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आदर्श वाचन हमारा सबसे उपयुक्त साधन है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 9 पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन अभी करा दिया है हमने। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ए तीसरी कक्षा में, बी चौथी कक्षा में, सी छठी कक्षा में और डी दूसरी कक्षा में। मौन वाचन यानी कि चुपचाप रह के आराम से पढ़ना, मौन वाचन कब करना चाहिए? तो कौन सी कक्षा में करना चाहिए? फटाफट आप लोग बताइएगा इसका आंसर मुझे। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा देखो 1 to 5 तक तो आप नहीं करा सकते हो। 6 to 8 यानी कि छठी कक्षा से आप मौन वाचन करा सकते हैं, यानी कि सी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन टेट के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं
ये कोई राजस्थान का टेट का है, कोई यूपी टेट का है, कोई बिहार टेट का है। तो ये अलग अलग टेट के ये क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने इसलिए ले लिए, हालांकि हम चाहते थे इन क्वेश्चनों को हटा सकते थे। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगने की वजह से इन क्वेश्चनों को हमने इस क्लास के अंतर्गत लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, तो पुस्तक और हमारी जो आँखें रहती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ए 9 इंच, बी 10 इंच, सी 11 इंच और डी 12 इंच। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो यानी कि जो 12 इंच है, सभी को मालूम है कि 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पाठन करते समय। और बहुत ही एकदम ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आप किसी से पूछ भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि जो मौन पठन है, तो मौन पठन के विषय में धारणा है। ए ऑप्शन, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। सी, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। डी, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक, यानी कि मौन पठन के विषय में क्या धारणा है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो सभी को मालूम है, अगर हम चुपचाप एकदम एकचित्त होकर के पढ़ेंगे तो क्या इसमें होगा, एकाग्र, हमने पहले इसका आंसर बोल दिया है, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक, आप लोग भी जानते हैं, तभी तो कहते हैं मतलब बोल बोल के मत पढ़ो, आराम से जब मन में पढ़ते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा देर तक वो टिकती हैं। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन समवेत वाचन, बी द्रुत वाचन, सी वैयक्तिक वाचन और डी अनुकरण वाचन, यानी कि मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें ए, बी और डी, ए, बी और डी ये तीनों ही संवेद वाचन, द्रुत वाचन तथा अनुकरण वाचन, तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं है। ठीक है, इसमें जो थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसमें ये जो मौन वाचन है, संवेद वाचन, द्रुत वाचन और अनुकरण, ये तीनों ही मौन वाचन के अंतर्गत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को आप काट दो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। जो मौन पठन है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन सतही ढंग से पाठ खत्म करना। बी गहन अर्थ ग्रहण करना। सी बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना और डी शांति के साथ पढ़ना। डी शांति के साथ पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि गहन अर्थ ग्रहण करना मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन और अर्थ पठन, यानी कि पठन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यानी कि अर्थ पठन है वो पठन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? ए ऑप्शन पढ़कर अर्थ समझना। बी लिखित सामग्री का उच्चारण। दोस्तों अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को क्लास करा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लिखित सामग्री का उच्चारण। सी स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। डी शब्दों को सही सही पहचानना। पढ़ना क्या है? देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बिल्कुल सरल है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग इसमें अटक रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा लोगे,
इस तरह के एक नहीं हज़ारों क्वेश्चन हम आपको लगवा देंगे। तो फिर आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम है बस क्लास में होगी, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको वहाँ पर हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। गलती करो आप यहाँ पर गलती करो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो वहाँ गलती करो, लेकिन ये जितनी भी गलती करते हो इन गलतियों को आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर इन गलतियों को लेकर के नहीं जाएंगे। ये गलतियाँ यहाँ पर आप जितनी भी गलतियाँ आप मुझे दे दीजिएगा, आप मेरी इस क्लास में छोड़ दीजिएगा। आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ आप एकदम फ्रेश होके जाइएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन आए आप एकदम तुरंत उसका अच्छे से जवाब दीजिएगा और अपनी इस क्लास का नाम अच्छे से अच्छे ज़्यादा रोशन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका हमारा पढ़ना क्या है, यानी कि पढ़कर अर्थ समझना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है ए पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बी बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, सी बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। अभी ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा फिर से आ गया है, यानी कि बच्चों की जो पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो, ए जिनके उत्तर निश्चित हों, बी जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, सी जो बहुविकल्पी हो, डी जो व्याकरण पर ही आधारित हों। फटाफट दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा, यानी कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों। ठीक, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनके उत्तर निश्चित हों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? ए ऑप्शन बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, सी विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना और डी पाठ्य पुस्तकों की निर्माण की जो परंपरा का निर्वाह करना। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंतर्गत, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंतर्गत अगर आप लोग एक पॉइंट दिया गया अगर आप उस पॉइंट को आप लोगों ने पकड़ लिया तो ये इस क्वेश्चन का आंसर एकदम निकल के आ जाएगा सामने। जहाँ पर भी बच्चों को अवसर देने की बात की जाएगी तो उस पॉइंट को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। तो अवसर वाला मुझे पॉइंट पकड़ लेना है और वही हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19। कहानी सुनाने से ए बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, सी बच्चे अनुशासित रहते हैं, डी बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आइएगा दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहानी सुनाने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ए ऑप्शन कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी शिक्षकों के लिए गहन समस्या है और सी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और डी किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सबसे सही है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, सी ऑप्शन। और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे विद्यालय आने से पहले, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ए ऑप्शन कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, बी सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सी सब कुछ लिख सकते हैं, डी अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। फटाफट दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का मुझे आंसर दीजिएगा। तो इसका हमारा जो जवाब है हो जाएगा हमारा
डी ऑप्शन। बच्चे विद्यालय आने से पहले जो अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से ये लैस होते हैं। तो ये थे आज की क्लास के हमारे 21 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 1 से लेकर के पूरा। और बहुत ही ये अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं, काफ़ी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हमने आपको रिवीजन कराया। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया आप लोग वैसा कीजिएगा। 100% आप लोग 120 प्लस नंबर ला के रहेंगे। देखो, आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो भूल कैसे हैं वो आप लोगों को बता दें। अभी जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हुआ है, तो अभी टीआरई 3 में तो अभी कोई वो नहीं है, लेकिन टीआरई 2 और 1 के अंतर्गत जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो उन बच्चों को परीक्षा से यानी कि शिक्षक बहाली से बाहर कर दिया गया है। चाहे भले ही वो अदर परीक्षाओं में कितने भी नंबर लेके आए हों, लेकिन सीटेट में अगर ये लोग 90 नंबर से कम लेके आए हैं, 89 नंबर भी है, 1 नंबर कम भी है, तो वो उनको बाहर कर दिया गया है। तो आप लोगों को हम पहले ही इतना टारगेट दे के चल रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आप लोगों को वो बाहर कर सके। मेरी जिस बच्चे ने भी मेरी क्लास ली होगी, हमने जैसा बताया, अगर वैसा ये लोग कर रहे हैं तो आप लोग यकीन मानिएगा, मुझ पे भरोसा कीजिएगा। और जैसा हमने आप लोगों को बताया, आप यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, उन प्रैक्टिस सेटों को घर पे लगाइएगा और वही प्रैक्टिस सेट, वही जो क्वेश्चन रहते हैं हम अपनी क्लास के अंतर्गत कराते हैं। जो हम क्लास के अंतर्गत कराते हैं, हमने अलग अलग तरह की ट्रिकें भी बताते हैं आप लोगों को। हालांकि आज के क्वेश्चनों में कोई ऐसी ट्रिक बताने वाली बात नहीं थी जो हम आपको ट्रिक बताए थे। ठीक है, ये हिंदी का पेपर था और हिंदी ज़्यादा सरल, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, इस वजह से। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आप लोग जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।